हेलो नमस्कार साथियों। तो पिछले 4 दिनों से हम लोग कवर कर रहे थे अंकित सर बुक, जो स्पेशलिस्ट रेलवे के लिए है। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं या आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं या किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए यह बुक जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। क्योंकि इस बुक में ये बताया गया है कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। पिछले 4 दिनों से हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स, जो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हूँ और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो। और यदि उससे भी अच्छा आप एक ही जगह देखना चाहते हैं तो महा मैराथन का होगा, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें से 4 घंटा की क्लास होगा, पूरी फिजिक्स एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि जिस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जिस टाइप से पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास जो होने वाली है वह होने वाली है केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था तय की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। अब कौन कौन सा तय की गई है बात करेंगे। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वह बोस-आइंस्टीन है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन है। पहला, दूसरा, तीसरा ठोस, द्रव, गैस है। इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आकर्षण बल जो अधिक होती है वह ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें से आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसी पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है, वह क्या कहलाती है। तो वह ठोस कहलाती है। ठोसों के अणुओं के बीच आंतरिक बल जो होती है वह बहुत प्रबल होती है, यानी कि बहुत मजबूत होती है। अब हम लोग बात करते हैं, ठोस जो होती है वह अधिक सघन और उच्च गलनांक वाले होते हैं। यह ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठोस के प्रबल आंतरिक बलों के कारण ठोस जो होती है वह बहुत अधिक सघन की होती है और उच्च गलनांक की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में बोल रहा है, पदार्थ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, आकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान जो होता है वह खाली होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है? नहीं, पदार्थ के कण जो होती है वह स्थिर अवस्था में नहीं होती है। पदार्थ कणों के बीच जो होती है वह रिक्त स्थान में होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग कुछ सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मिश्रण कितने प्रकार की होती है? तो मिश्रण दो प्रकार की होती है, समांगी मिश्रण होती है और विषमांगी मिश्रण होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। समांगी मिश्रण के बारे में, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होता है, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग के, यानी कि जो मिश्रण बना हुआ है उनमें से जितना भी भाग हो वो सभी भाग का गुण जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए, तब वह समांगी मिश्रण होगा। और यदि उसका सभी का गुण समान नहीं होगा तो वह विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे चीनी का जल में, यानी कि चीनी का जल में विलयन, चीनी को यदि जल में घोलते हैं तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है, यानी कि समांगी मिश्रण का उदाहरण भी पूछ सकता है। नमक का घोल कैसा है? तो समांगी मिश्रण है। कॉपर सल्फेट का घोल कैसा है? तो समांगी मिश्रण है। शराब और पानी का मिश्रण जो है वह क्या है? तो समांगी मिश्रण है। अब हम लोग बढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण की ओर। विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होता है, यानी अलग अलग होता है, उसी को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि रेत तथा जल का मिश्रण जो है वह क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। टूथपेस्ट, पिज़्ज़ा, मक्खन, शेविंग क्रीम, यह क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। अब हम लोग बात करते हैं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलता है और सॉल्यूशन नहीं बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यह मिश्रणीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जिस मिश्रण में दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उसे यह मिश्रण कहते हैं, यानी कि विषमांगी कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण हो गया, कैसा हो गया? यह मिश्रण यानी कि नहीं घुलेगा, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो यह मिश्रण है। अब देखते हैं एक यौगिक नहीं है। तो एक यौगिक नहीं है, बात करते हैं। देखिए H2O क्या है? जल। यह जो इसे एक यौगिक है, यह क्या है? एक यौगिक है। इनमें से एक यौगिक नहीं है, तो जिसका फॉर्मूला सिर्फ आ गया साधारण नॉर्मल। यह क्या है? यह जो से एक प्रकार की तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। हम आगे क्लास में बताएंगे कि यौगिक को कैसे पहचानते हैं, यौगिक को कैसे पहचानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यौगिक क्या होती है। तो वह पदार्थ जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के निश्चित संयुक्त होने पर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह पदार्थ है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखते हैं H2O, जल। जल कैसे बना? यानी कि जल जो से मिलकर बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, तो वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। लेकिन कैसे? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित में संयुक्त होने पर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2, ऑक्सीजन का कितना? 1, यानी कि ये सब मिलकर बनता है या यौगिक कहलाता है, ठीक है। लेड यानी शीशा क्या है? एक तत्व है जो कि धातु है।
अब हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग यदि कहीं पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो यदि हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तब क्या होता है समझिए। मान लीजिए भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग वो यानी कि खोया हुआ चीज़ मिलना, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक में यानी कि खोया हुआ चीज़ नहीं मिलना, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन नहीं है ठोसों का द्रव में पिघलना। तो देखिए, ठोस को यदि हम लोग लिक्विड में चेंज करेंगे तो लिक्विड से फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। गैस को यदि द्रव में करेंगे तो द्रव से फिर गैस में हो जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पदार्थ का किण्वन यानी कि यह जो है सो यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ के किण्वन के बारे में। किण्वन जो इसे क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिनमें से जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। जैसे कि दूध से दही बनना किसका उदाहरण है, तो किण्वन का उदाहरण है, यानी किण्वन प्रक्रिया की उदाहरण है दूध से दही बनना। अब हम लोग बात करते हैं गन्ने के रस से सिरका बनना, किसका प्रक्रिया यानी कि किण्वन प्रक्रिया है। और किण्वन जो से क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। यह विजातीय मिश्रण, ठीक है, यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बना रहता है, वह क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विजातीय मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से विलेय का कण घुलते नहीं है लेकिन उसमें पाया जाता है यानी कि निलंबित में रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, यानी कि दुविधा में डाल देता है, तो सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन या निलंबन जो होती है वह एक ही होती है। सस्पेंशन या निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले रहता है, जैसे मिट्टी अथवा बालू के कण को जलों में डालकर हिलाना। इन पदार्थ के कणों को नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। उदाहरण में चौक हो गया, चौक और पानी का मिश्रण हो गया, आप उदाहरण में इसे देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो घुल जाता है वह विलेय कहलाता है और जो घुलाता है यानी कि जो अपने में मिला लेता है वह विलायक कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो शक्कर पानी में घुल जाएगा तो क्या है, यह एक घुला हुआ पदार्थ है, और यदि घुला हुआ पदार्थ ऑप्शन में नहीं रहता तो यह क्या होता, विलेय पदार्थ होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी ये तो कुछ नहीं है, ये हम बता चुके हैं, जो घुला लेता है वो विलायक कहलाता है, जो घुल जाता है वो विलेय कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं जल एक अच्छा विलायक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल क्या होता है, तो जल एक अच्छा विलायक होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो अभी डिस्कस किए थे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है, तो रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना। यदि मक्खन खट्टा हो जाएगा तो क्या फिर वह वापस आएगा, नहीं आएगा, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जितना भी ऑप्शन में है बता दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ भौतिक परिवर्तन है, लोहे का चुंबकीयकरण भौतिक परिवर्तन है, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ़ बनना, तो पानी का यदि बर्फ़ में बनता है, यानी पानी जब बर्फ़ बन जाती है तो बर्फ़ से फिर क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। इसी को तो हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के दरम्यान का योग अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी ऑप्शन दिया गया है सारे ऑप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के दरम्यान का योग जो होता है अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। अब बात करते हैं, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किसने कहा था? तो लेवोजियर ने कहा था। क्या कहा था? कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो होती है वह उत्पादों का कुल उत्पादन के बराबर होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउड्स ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता है। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं, स्थिर अनुपात का नियम जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे कितना सोडियम है? 2 है। तो यहाँ पे कितना सोडियम है? 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है? 2 है। तो यह स्थिर अनुपात हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाने के लिए सोडियम के यदि हम 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, तो इसका अनुपात जो आएगा वह कितना निकल कर आएगा? तो सेम वही आएगा, यानी कि 23 अनुपात 35.5 ग्राम आएगा, यानी कि 23:35.5 आएगा। ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका जो रेशियो जो होता है सो 1:8 होता है। यदि आयतन में पूछेगा तो आयतन में क्या होता है? 2:1 होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित जो होती है वह रेशियो कितना होती है? तो 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और आयतन में पूछेगा तो 2:1 होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डाल्टन ने सिद्धांत दिया था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और निरंतर संरचना का नियम किसने दिया था, यानी किस पर आधारित है? तो ये भी जो है डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? यानी कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत, तो बुनियादी सिद्धांत डेमोक्रिटस दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं
यहाँ क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत, तो जॉन डाल्टन ने दिया था बुनियादी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन के बारे में कि जॉन डाल्टन द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो इसका कहना था कि प्रत्येक कण जो होगा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया। आप एग्जाम में बिल्कुल सटीक आंसर लगा सकते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु का निश्चित अनुपात में संयोजक यौगिक बनते हैं। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु जो है सो तत्व का एक छोटा सा कण है जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं। इसमें इनका केवल संयोजन, वियोजन अथवा पूर्ण व्यवस्थापन संभव है। इसका क्या क्या करना संभव है? तो संयोजन करना संभव है, वियोजन करना संभव है, पूर्ण व्यवस्थापन करना संभव है। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व या अस्थिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जिसका स्वतंत्र या स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं किसी तत्व या यौगिक का वह सबसे छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वह क्या कहलाता है? तब वह अणु कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। इसका द्रव्यमान जो होती है वह कितना होती है? तो 9.11 इंटू 10⁻³ इसका द्रव्यमान होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। न्यूट्रॉन जो है सो क्या है? विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान जो होती है प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का सा अधिक होता है। परमाणु शब्द का खोज किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का खोज किया था। एटम शब्द जो है, एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटमोस शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि एटम शब्द जो है यानी कि परमाणु शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के एटोमस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है, पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न यही रहता है, ठीक है, पैटर्न जो है इसका यही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो किस प्रकार यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका फॉर्मूला होती है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला को याद करेंगे, उसके बाद इसको निकालने सीखेंगे। तो इसको हम लोग बाद में यानी कि न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसे कि अभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बाकी है, सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, और न्यूमेरिकल भी फिजिक्स का कराएंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे।
तो आप यहाँ पे 19 नंबर को क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन जो इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा, आप जानते होंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है, 6 होती है, और कार्बन का परमाणु भार कितना होती है, तो 12 होती है। ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होती है, 8 होती है, और परमाणु भार कितना होती है, 16 होती है, 16 होती है। तो इस प्रकार से ये जो से इसका पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है। उसके बाद इसको आराम से बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसे न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेंगे। अब कहता है रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है, तो जितना जो रसायन है उसके गणना के लिए मोल है, तो मोल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एक मोल बराबर क्या होती है, तो एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻³ परमाणु होते हैं। तो एक मोल में कितना परमाणु होते हैं, इतना परमाणु होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को ही एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यह भी क्वेश्चन जो से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु के द्रव्यमान निकालें। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप अभी तो बता दिए कि आपको वो याद रखना ज़रूरी है। वो आप क्या याद रखना है, जैसे कि ऑक्सीजन कितना हो गया, O2, तो इसका परमाणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ कितना है तो 2, तो हो जाएगा कितना 32। ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद सब फॉर्मूला, इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे बताएंगे इस वीडियो में, तो मेरे चैनल पे जुड़े रहें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, हाय रे हाय, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। पूरा न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। परमाणु द्रव्यमान जो होती है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है। ठीक है। जो यह दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन का एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं तत्व का कुल उत्पादन बटा मोल संख्या। ठीक है। तो तत्व का कुल उत्पादन बटा मोल संख्या, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मोल संख्या निकालना सीखेंगे, तत्वों का कुल द्रव्यमान निकालना सीखेंगे, उसके बाद ही ना निकालेंगे इसको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में देखेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन जो अभी न्यूमेरिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। एवोगाड्रो संख्या को डिनोट करते हैं, तो एवोगाड्रो संख्या को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होती है, तो किसी तत्व के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु संख्या को इससे डिनोट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एवोगाड्रो संख्या जो होती है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, यानी कि किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम परमाणु तो 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे प्रायः Na से डिनोट करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस तत्व के लिए, तो किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होता है। जैसे कि कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, C से, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन के किससे, F से,
लोहा यानी कि इसे क्या, लोहा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आयरन, Fe मतलब आयरन। आयोडीन को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो ये एक हो गया, एक हो गया, एक यानी कि एक अक्षर हो गया, दो अक्षर किस में आया, लोहा में आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एग्जाम में इसे भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रतीक से। तो आप देख सकते हैं जो मेन अभी कार्बन का सी, आयोडीन का आई, फ्लोरीन का या, बोरोन के बी, नाइट्रोजन का ओ, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, हाइड्रोजन का एच, फास्फोरस का पी, सल्फर का एस, पोटेशियम के के, टंगस्टन का डब्ल्यू, यूरेनियम का यू। लोहा का अब दो अक्षर में आ गया, Fe मतलब लोहा हो गया, आयरन हो गया, He से हीलियम, नियोन के Ne, सोडियम का Na, मैग्नीज के Mn, ब्रोमीन के Br, एल्युमिनियम के L, क्लोरीन के Cr, कैल्शियम के Ca, क्रोमियम के Cr, जिंक के Jn, आर्सेनिक के As। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, तो जो इसे क्या बोलते हैं, P से फास्फोरस, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम। तो आप समझ सकते हैं Ga से क्या होती है, तो Ga से जो होती है वह जर्मेनियम होती है। तो जर्मेनियम जो से क्या होती है, एक उप धातु होती है, ना तो धातु होती है और ना ही यह धातु होती है। अब समझते हैं युप धातु को आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के मध्य में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि युप धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो युप धातु को आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को बीच में रखा गया है। युप धातु की संख्या कितना होती है, तो 7 होती है, जो इस प्रकार से होती है। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो उपधातुओं की संख्या 7 है और कौन कौन सा है, तो ये सारे सातों है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा उपधातु है। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश आयन बनाता है। तो समझिएगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है, तो अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अधातु जो होती है इसे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है और ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है, आप भी जानते जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रकृति में धन विद्युत होते हैं। प्रकृति में क्या होती है, धन विद्युती होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अधातुएं जो है जल के साथ क्रिया नहीं करती है, अद्यपि ये वायु में क्रियाशील हो सकती है। वायु में क्या हो सकती है, क्रियाशील हो सकती है। उदाहरण फास्फोरस हो गया, क्रियाशील। फास्फोरस क्या है, एक क्रियाशील अधातु है। यह वायु में खुला छोड़ने पर स्वयं जल जाता है। यदि फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ेंगे तो आग पकड़ लेता है। कार्बन हो गया, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन आदि सब क्या है, अधातु के उदाहरण है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत का धनात्मक कौन सी होती है, तो धातुएं जो होती है वह विद्युत की धनात्मक होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अधातुएं जो होती है इसे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। ठीक है, ये ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। धातुएं को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो धातु को हम लोग धातु जो होती है आघातवर्धे होती है, इसे हम लोग खींच सकते हैं। जैसे कि सोना को पीट कर खींचते हैं, चांदी को खींचते हैं। ये स्वार्धिक यानी कि अच्छी से खींचने वाली यानी कि लंबा करने वाली आघातवर्धनीय होती है। सबसे धातुएं चमकीली, सभी धातुएं चमकीले होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चमकीले होते हैं धातु अधातु, तो धातुएं जो होती है वह चमकीले होती है। धातुएं तन होती है, तन के कारण से
खींचा जा सकता है, लेकिन सभी धातु एक जैसे तन नहीं होती है। बात करते हैं धातुओं का घनत्व जो होती है वह क्या होती है, तो ऊंचा होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, जबकि कम अभिक्रियाशील धातुएं जल या भाप के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिसालिनेशन। डिसालिनेशन मतलब क्या होता है, तो डिसालिनेशन जो है वह क्या है, विलवनीकरण जो है वह क्या है, चलिए समझते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिसालिनेशन जो है वह क्या है। तो डिसालिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नमकीन पानी से यानी कि खारे पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जा सकता है। जैसे खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलना, ताकि जल जो है मानव खपत तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक, तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो क्या होती है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है, तब वह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, समझिएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्प को संघटित कर फिर ऊर्ध्वपातन पदार्थ को ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया तथा सूखी बर्फ हो गया। ये सब क्या है, तो ऊर्ध्वपातन है। अब हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वपातक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट जो है वह ऊर्ध्वपातक नहीं है, यानी कि ऊर्ध्वपातन नहीं है। बाकी कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, क्योंकि यह सभी ठोस जो है इसको जलने पर सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत को एग्जाम में आता है कि ठोस से जब सीधे गैस में बदल जाता है तो क्या कहते हैं, तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब यदि लिक्विड, ठीक है, अब यदि बोलते हैं कि लिक्विड से गैस अवस्था में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित होना तो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प निकलता है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन की गति खोज किसने किया था। तो ब्राउनियन गति की खोज जो किया था वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अनुसार जैसे कि कोलाइडल विलयन के कण सदैव विभिन्न दशाओं में टेढ़े मेढ़े या नियमित गति करते रहते हैं, जिसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। तो ब्राउनी गति के माध्यम से, यानी ब्राउनी गति कहते हैं इसके इस सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो कोलाइड जो काम करता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ब्राउनी गति के नियम। क्योंकि कोलाइडी विलयन का कण जो होती है सो सदैव यानी कि टेढ़े मेढ़े चलती है, एक समान में नहीं, यानी जिग जैग चलती है और अनियमित रहती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइडली कणों का आकार जो होती है वह कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कोलाइडली कणों का आकार जो होता है सो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक के मध्य होता है।
कोलाइडली में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कोलाइडली में कणों का आकार जो होता है वह कितना होता है, तो वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से कितना होता है, तो छोटा होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विलेय और विलायक का समान मिश्रण क्या कहलाता है, तो जब विलेय और विलायक दोनों मिलता है तब विलयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता है। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम लोग इसे बाद में देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और यदि इसको निकालने की रहेगा तो क्या, कैसे निकालेंगे, तो विलयन का जो कुल द्रव्यमान जो होता है वह विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलयन कैसा बनता है, तो विलेय और विलायक मिलकर बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जल विलायक का द्रव्यमान। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम में 36 ग्राम लवण है, तो पानी जो है क्या है, यानी कि एक विलयन में पानी की 320 ग्राम, तो विलायक कौन बन गया, बड़ा वाला बन गया, तो 20 ग्राम विलायक बन गया, और विलेय कौन बन गया, तो 36 ग्राम बन गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलयन का कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो यदि दोनों को जोड़ते हैं तो विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर जो होता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसका कुल द्रव्यमान जो हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, दोनों को ऐड कर देंगे और सांद्रता जब निकालेंगे, प्रतिशत जब निकालेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना था, 36, ठीक है, 36, यानी कि विलेय जो घूलने वाला था 36 है, और विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान मतलब दोनों का विलेय और विलायक टोटल कितना हो गया, तो 356 हो गया, इंटू का सांद्रता यानी प्रतिशत में निकालना है, तो हो जाएगा 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। इस टाइप यानी कार्बन से क्वेश्चन जितना भी पूछेगा सारा को क्वेश्चन को कवर करेंगे। कार्बन का एक रूप है, तो हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। आप कैसे देखिए, हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है, समझिएगा। हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। यह किम्बरलाइट नामक चट्टान से प्राप्त हुआ है। हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, किम्बरलाइट चट्टान से प्राप्त हुआ है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है सो 3.52 होता है। ध्यान रखिएगा, हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उपयोग रंगहीन हीरे के आभूषण बनाने में, कांच काटने में, तो कांच काटने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हीरा का प्रयोग करते हैं। काला हीरा को कार्बोनेटो ऑफ बोट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला हीरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो काला हीरा को हम लोग कार्बोनेटो या तो बोट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है। तो यह भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे बाद में। अभी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। कार्बन CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो हम लोग बाद में सीखेंगे सापेक्ष द्रव्यमान निकालना। सापेक्ष द्रव्यमान निकालना बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करने का रहता है, जोड़ देने का रहता है। जैसे कि द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, दोनों का जोड़ देंगे तो सापेक्ष द्रव्यमान निकल जाएगा। कार्बन की द्रव्यमान संख्या और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या समानतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किस टाइप से एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट किया गया है। समानतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, तो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं कि परमाणु जो होती है सो वह तो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का अवलोकन जो सर्वप्रथम किया था वह किसने किया था? तो 1886 में उज्जैन गोल्डस्टीन ने किया था अवलोकन। 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका नाम दे दिया था प्रोटॉन। तो पूछेगा कि प्रोटॉन का अवलोकन किसने किया था? तो उज्जैन गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किसने दे दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस पर इकाई जो होती है सो धन आवेश होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन पर कैसी आवेश होती है? तो धन आवेश होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था 1932 में बेरिलियम धातु पर। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज कब किया था? तो 1932 में किया था। किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। किस धातु पर किया था? तो बेरिलियम धातु पर किया था। किससे प्रहार किया था? तो अल्फा कणों के प्रहार से किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण है, तो वह क्या है? आंसर डी होगा, पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। यह धनावेशित कण है। पॉजिट्रॉन जो इसे धनावेशित कण है तथा इसका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जे थॉमसन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1906 में दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक का नाम जो पुरस्कार लिया है। ठीक है, तो सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था सोने की पन्नी द्वारा। तो उसको पुरस्कार मिला था 1908 में। अब देखते हैं नील्स बोर क्या किया था। तो परमाणु संरचना में विशेष योगदान दिया था, जिसके लिए 1922 में से 1922 में पुरस्कार मिला गया था। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश जो होता है वह कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। तो एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में जो होता है कितना ग्राम होता है? इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जो होता है सो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य तथा आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य तथा आवेश किसमें माना जाता है? तो -1 माना जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर डैश पर प्रक्षेपित किया गया था।
तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो से सोने पर प्रक्षेपित किए थे। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जिनमें से रेडियोएक्टिव तत्व पोलिनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा कणों के एक बारीक किरण पुंज को पतली सौन पानी पर गिराया था, जिससे सौन पानी से गुजरते हुए कण विभिन्न दशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। परमाणु का केंद्र जो होता है वह कैसा होती है, तो धनावेशित होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलीय होता है। नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होती है, नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो रदरफोर्ड को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। इन वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है। तो नाभिक के चारों ओर चक्र कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को दर्शाया किस सूत्र से दर्शाया जाता है, तो 2n² से। अब हम लोग बात करते हैं बोरी-बरी सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व का रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु क्रमांक और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि रासायनिक गुण, किसी तत्व का रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु क्रमांक और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बोरी-बरी सिद्धांत के कार्य करती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वह कितना होती है, तो 2n² होती है। जैसे कि KLMN, K में डिनोट करते हैं 1 से, L को 2 से, M में 3, N को 4, यानी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह कितनी होती है। तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह 8 हो सकती है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में, यानी कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, चाहे उसकी कोश संख्या कुछ भी क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या तो 2n² पर निकालेंगे, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 दूना 18 होगा। यदि यही पूछता कि चौथे सेल में, तो 2n², 4 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, दूना आप पे 32 होता। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है। तो पहला में 2, यानी 8, 2, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो 14 जो होती है सो किस तत्व का, जैसे कि कार्बन का कितना होती है, 6 होती है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको निकालना है। चलिए याद कीजिए, फास्फोरस का कितना, 15, सिलिकॉन का 14। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे।
आर्गन का कितना होता है? तो आर्गन का 18 होता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग को सिखाएंगे अगला वीडियो में। अभी चलते हैं। परमाणु के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या चतुर स्तर में, चतुर स्तर यानी कि 4, ठीक है, तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16, 16 दूना 32। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग के या निश्चितता के सिद्धांत में स्वयं की या निश्चितता और एक ही कण की स्थिति को क्या कहा जा सकता है? तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में घटाया नहीं जा सकता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में स्वयं की या निश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी कि 8 और 2 10 यानी कि 7 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्लोरीन जो से क्या है? एक साधारण नमक है, क्लोराइड के रूप में उपस्थित होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। देखते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को बाय बाय।